Hello friends, I hope you all are doing well. So आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारी HP टेट 2024 नवंबर सीरीज को। आज जो हमने पहले पिछले वीडियो में जो फर्स्ट 30 क्वेश्चन सोशल साइंस के किए थे, आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करें। चलो तो शुरू करते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, the Lok Sabha Speaker addresses his or her resignation to whom among the following? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र निम्नलिखित में से किसको सौंपता है? मतलब कि अगर जो लोकसभा का स्पीकर है उन्होंने अगर रिजाइन करना होगा तो वो अपना जो रेजिग्नेशन है वो किसको सौंपता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, डिप्टी स्पीकर। अब ये जो लोकसभा का स्पीकर है वो तो हेड होगा हमारा, तो जो लोकसभा का जो डिप्टी स्पीकर होगा वो मतलब कि अगर कभी एब्सेंट हो जाए स्पीकर तो उसकी जगह पर काम करेगा, मतलब कि उससे छोटी पोजीशन में जैसे प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का काम होता है उसी तरह से डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का काम होता है। तो लोग सब है, लोगों की सब है, अब वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर और लोग तो किसी के नहीं मानते, वो तो सिर्फ अपने आप में ही एकजुट होकर रहते हैं। तो मतलब स्पीकर अपना रेजिग्नेशन डिप्टी स्पीकर को देगा और डिप्टी स्पीकर अपना रेजिग्नेशन स्पीकर को देगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द वर्ड रियात मीन्स, रैयत वर्ड का मतलब क्या है? तो इसका क्या मीनिंग है? ए फार्मर, अ कल्टीवेशन, विलेजर, नन ऑफ दिस। द जो हमारा वर्ड रियात है, इस रैयत है, इसका मीनिंग है ऑप्शन नंबर ए फार्मर। फार्मर को जो है वो रैयत के नाम से भी जाना जाता था प्री एंशिएंट टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज फेमा? फेमा क्या है? मतलब इसके हमें फुल फॉर्म बतानी, तो इसका राइट आंसर है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ऑप्शन नंबर हमारे सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द इंडियन हु वॉन नोबेल प्राइज इन 2014 फॉर पीस। अब शांति के लिए 2014 में किसको कौन वो इंडियन था जिनको जो है ये नोबेल पीस प्राइज मिला था? तो ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन थे जो हम बहुत पुराने करंट अफेयर से यहाँ पर पूछ लिया गया था, तो ऐसे जरूरी नहीं है कि ये वाला क्वेश्चन आएगा आगे पेपर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैलाश सत्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु सर्व्ड एज वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड माउंटबेटन। तो अगर हम यहाँ पर ऑप्शन में देखें तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो है ये हमारे पहले गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड डलहौजी भी गवर्नर जनरल रह चुके हैं और लॉर्ड माउंटबेटन जो वो हमारे डीआई के जो थे वो लास्ट गवर्नर जनरल थे। तो यहाँ पर जो लॉर्ड रिपन जो है यही बचता है हमारे पास जो एक वाइसरॉय थे। देखो वाइसरॉय में आर आ रहा है यहाँ पर, और जो रिपन है इसमें भी वर्ड आर आ रहा है, तो हमारे पास इसको याद रखने के लिए हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इजी। एमआरपी मींस, मतलब फुल फॉर्म बतानी हमें एमआरपी की क्या फुल फॉर्म होती है। तो इसका सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मतलब कि जो हमारे पास अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर 20 रुपीज एमआरपी लिखा गया है तो मतलब कि जो मैक्सिमम जो वो शॉपकीपर है वो 20 रुपीज ही चार्जेस कर सकता है, इससे ज्यादा वो चार्जेस नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंट्री स्टैंड्स फर्स्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? अब ये क्वेश्चन जो है वो उस टाइम के करंट अफेयर से लिया गया था, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया था, तो ऑप्शन देखकर हमें तो यह लगेगा कि जो इंडिया जो है वो हमारी पूरी नेबर कंट्री के से जो है वो सबसे आगे है। पर इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 20, श्रीलंका। श्रीलंका का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स था वो इंडिया से ज्यादा था। अगर एट प्रेजेंट की बात करें तो स्विट्जरलैंड है वो फर्स्ट पोजीशन पर है, जो फर्स्ट रैंक पर है, और इंडिया की रैंकिंग पूछी जाए तो वह 134 है इंडिया की रैंकिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज द सेकंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर? वायुमंडल की दूसरी परत कौन सी है? मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेटोस्फीयर। फर्स्ट लेयर है हमारे पास ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल। ठीक है, ट्रोपोस्फियर मतलब शोभ मंडल, जहां पर अगर ये क्वेश्चन में आए कि मौसम संबंधी घटनाएं कौन सी वायुमंडल की परत में होती, तो वो होते हैं हमारे ट्रोपोस्फियर मीन्स क्षोभ मंडल के अंदर। सेकंड है हमारे पास स्ट्रेटोस्फियर। जो स्ट्रेटोस्फियर है इसको बोलते हैं समताप मंडल। समताप मतलब कि यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है एक लेयर पर आकर जो इक्वल होता है और बाद में जो है वो बढ़ता जाता है, और इसी लेयर में जो है वो हमारे ओजोन गैस पाई जाती है जिसका
फॉर्मूला O3 से भी जाना जाता है। ये उसके बाद है हमारे थर्ड स्फीयर है मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर मतलब मध्य मंडल, जो बीच में है हमारे स्फीयर, ये उसको बोलते हैं मेसोस्फीयर। नेक्स्ट है हमारे पास थर्मोस्फीयर, और इसी का ही पार्ट है हमारा आइनोस्फीयर, और लास्ट लेयर है हमारे पास एक्सोस्फीयर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज द राइटर ऑफ आइन ए अकबरी, मतलब कि आइन ए अकबरी किसने लिखी थी? अकबर ने लिखी थी, अबुल फजल ने लिखी थी, फैजी ने लिखी थी, अलबरूनी ने लिखी थी। तो ये जो आइन ए अकबरी है, तो ये अकबर ने नहीं लिखी थी, है इसमें अकबर के बारे में, पर ये लिखे हमारे अबुल फजल। अब ये जो था यहाँ पे ऑप्शन देकर लगेगा हमें अकबर, पर ये जो आइन ए अकबरी है, तो इसको याद रखना है कि पहले जो था अकबर जो था बहुत क्रूर शासक था, पर जब उसने जो लड़ाई लड़ी और उसमें जो देखा इतने सारे लोग मरे, तो उसको क्या हुआ, आईना दिख गया। अब जिसने इसके ऊपर जो थी ये बुक लिखी, वो भी कंफ्यूज, फजल पजल ऐसे रिलेट करने की, वो भी पजल हो गए कि इसमें अब क्या क्या कैसे लिखूं, कि पहले ये क्रूर शासक था, अब ये बड़ा ही दानवीर हो गया, मतलब की लड़ाई को उसने पूरी तरह से त्याग दी, तो उस तरह से इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट टू वोट इज विच राइट। अब हमें बताना है कि जो हमारा राइट टू वोट है, ये कौन सा अधिकार है, सोशल राइट है, मॉरल है, नेचुरल या पॉलिटिकल राइट है? अब ये राइट टू वोट है, ये तो हमारा पॉलिटिकल ही राइट आएगा ना, ये हमारा पॉलिटिकल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज द राइटर ऑफ अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक थे हमारे, वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कौटिल्य। कौटिल्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य पीरियड के टाइम के से जाने जाते हैं, जो मौर्य डायनेस्टी से संबंधित है। और कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, इसमें बताया गया था कि शासक को किस तरह से शासन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, When did औरंगजेब die? अब औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 1707 एडी में, 707 ईस्वी में। अब इसको कैसे याद रखना है, मतलब कि ये कोई ऐसे याद रखने की, जब ये कोई औरंग नाम का जो पर्सन था, जब वो मरा तो वो अपनी जेब साथ में लेकर मरा, मतलब साथ में साथ साथ आ रहा है ना, जो औरंगजेब नाम का जो पर्सन था, जब वो मरा तो अपनी जेब भी साथ में लेकर मरा, तो 707 इसमें राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द फेमस जगन्नाथ टेम्पल इज सिचुएटेड। प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? केरला में नहीं है, ये है हमारे पास उड़ीसा में। अब क्या है, जब उड़ीसा मतलब कि जब जागना को क्या बोलते हैं, और हम उठना भी बोलते हैं, जैसे उड़ीसा बोलते मतलब कि उठना, उठेंगे हम तभी तो उड़ेंगे। तो जगन्नाथ टेम्पल जो है जागना, उठना और उड़ना। ठीक है, इस तरह से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। रोहतांग पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, ये तो सभी को पता होगा, ये हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विच ग्रासलैंड आर फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में कौन से घास स्थल पाए जाते हैं? अब ये बताना है कि कौन से। अब घास स्थल जो है वो दुनिया के बहुत सारे पार्ट्स में पाए जाते हैं, और उनको जो डिफरेंट डिफरेंट नाम से जाने जाते हैं। नॉर्थ अमेरिका में कौन सा पाया जाता है? हमारे पास प्रेरी। मतलब अब इसको कैसे याद रखना है कि नॉर्थ अमेरिका में कौन सा ग्रासलैंड पाए जाते हैं? अब अमेरिका जो है वो इंडिया से बहुत ज्यादा दूर है, मतलब बहुत ज्यादा दूर से मतलब कि बहुत ज्यादा परे है, परे से परेरी। तो ये है हमारे पास नॉर्थ अमेरिका में। पेम्पास है हमारा अर्जेंटीना में। स्टेपी, स्टेपी को कैसे याद रखने, अगर मतलब कि किसी चीज के अगर सेंटर तक जाने तो हमें बड़े बड़े स्टेप लेने होंगे, छोटे छोटे स्टेप लेंगे तो कॉन्टिनेंट में छोटे छोटे स्टेप लेंगे तब तो हम पहुंचेंगे नहीं। अगर किसी के जगह के सेंटर तक जाने होंगे तो हमें बड़े बड़े स्टेप लेने होंगे। और डाउन हमें पता है कि इंडिया के साउथ वाली डायरेक्शन में क्या है, हमारा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, तो डायरेक्शन से हम ऑस्ट्रेलिया में कौन सा है, डाउन है। इस तरह से हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हु इज कॉल्ड अ कंज्यूमर। उपभोक्ता कौन होता है? ए प्रोडक्ट मेकर, वो तो प्रोडक्ट को बनाने वाला हो गया। ए बायर ऑफ द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट को खरीदता है उसको क्या उपभोक्ता कहा जाता है। द प्रोडक्ट सेलर, जो प्रोडक्ट को बेच रहा है। द प्रोमोटर ऑफ द प्रोडक्ट, जो मतलब कि जो प्रमोट करे, उस चीज का प्रचार करे अपने प्रोडक्ट का, वो।
मतलब कि जो प्रोडक्ट को खरीदेगा वही कंज्यूम करेगा, तो कंज्यूमर हो गया हमारे द बायर ऑफ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द मेन इशू ऑफ द स्ट्रगल ऑफ तवा मत्स्य संघ। अब ये हमें ये बताना है कि जो मेजर इशू क्या था जो तवा मत्स्य संघ थे। और मत्स्य मतलब कि मछली, तो ये फिशिंग राइट से ही रिलेटेड था, उसी के फिशिंग राइट के नाम पर ही इसका रखा गया था तवा मत्स्य संघ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट वाज द अर्ली नेम ऑफ शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का जो शुरू वाला नाम था वो क्या था। ठीक है। बीरबल था, फरीद था, हुसैन था, मिर्जा हकीम था। तो इनका नाम था हमारे पास फरीद, फरीद खान भी बोला जाता था। अब इसको याद कैसे रखना है, जो शेरशाह सूरी मतलब शेर आ रहा है, अगर किसी के सामने शेर आ गया तो वो शेर से क्या करेगा, फरीद करेगा कि मेरे को छोड़ दे, किसी और को किसी कहीं और तुम्हें अच्छा भोजन मिल जाएगा तो वहां जाओ। ठीक है। तो शेरशाह सूरी से क्या करेंगे, सब फरीद करेंगे कि हमें छोड़ दो। ठीक है, तो इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन डिड ग्रेट इकोनॉमिक क्राइसिस केम इन द वर्ल्ड। विश्व में आर्थिक महामंदी कब आई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1929 एडी में। ये जो विश्व के पूरे वर्ल्ड में जो थी जो आर्थिक महामंदी आई थी वो 1929 ईस्वी में हमें देखने को मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु कॉल्ड फॉर द टोटल रेवोल्यूशन। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था, तो किसने किया था, मदन मोहन मालवीय जी ने किया था, स्वामी विवेकानंद जी ने किया था, बाबा आमटे ने किया था, या फिर जय प्रसाद नारायण ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। अब इसको याद कैसे रखना, टोटल रेवोल्यूशन किसने दी थी हमारे पास, जयप्रकाश नारायण। पूरे संसार में जो है हमारे प्रकाश कब होगा, जब नारायण भगवान की कृपा होगी। ठीक है। मतलब कि टोटल रेवोल्यूशन मतलब संपूर्ण क्रांति, जब पूर्ण क्रांति तभी आ जाएंगे पूरे वर्ल्ड में जो क्या होता, कभी किसी को अगर यहाँ पे इंडिया में दिन है तो अमेरिका में वहां पर रात है। जब पूरे जो वर्ल्ड में जो होगा एक साथ जो होगा वो प्रकाश हो जाएगा नारायण भगवान की कृपा से, तब टोटल रेवोल्यूशन हमारी आएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज द पॉलिटिकल सक्सेसर ऑफ पंडित नेहरू। पंडित नेहरू का राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन थे। अभी हमने उत्तराधिकारी सक्सेसर होता है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद जो थे वो प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे। ठीक है। जैसे सक्सेसर होता है उत्तराधिकारी। ठीक है। तो लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नन ऑफ देम। तो हमारे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू इतने विद्वान थे कि उनके बाद कोई मामूली जो व्यक्ति था वो तो हमारा प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता था, कोई बहादुर व्यक्ति होगा वही बनेगा, तो लाल बहादुर शास्त्री जी। इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नानावती कमीशन ऑफ कंसर्न्ड विद, मतलब कि ये बताना है हमें कि नानावती कमीशन जो है किस चीज से संबंध रखता है। एंटी सिख राइट्स, डेमोक्रेटिक रिहेबिलिटेशन से, इमरजेंसी से, ओबीसी से, सिख विरोधी दंगे, प्रजातंत्र बहाली से, आपातकाल से, अन्य पिछड़ा वर्ग से। ये जो हमारे नानावती कमीशन है ये बेसिकली ये हमारा रिलेट करता है हमारे एंटी सिख राइट से। तो अब हम इसको कैसे याद रखेंगे, नानावती से याद रखेंगे गुरु नानक देव जी। तो ये हमें पता है कि गुरु नानक देव जी थे वो सिख थे, तो एंटी सिख राइट्स से ही जो है इसका नानावती कमीशन का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन वाज द फोर्थ जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया। भारत में चौथे आम चुनाव कब हुए थे। 1971, 1967, 1977, 1957। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, इन 1967। ये आप इसको एज इट इज याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल फाउंड इन मोनाजाइट सैंड। अब हमें ये बताना है कि मोनाजाइट रेत में कौन निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। अब हमें ही मोनाजाइट, अब ये है हमारे पास ऑप्शन में थोरियम है, कोल है, मिनरल ऑयल है, या मिका है। अब मोनाजाइट सैंड हम लोगों ने बथेरे रे सॉइल के बहुत सारे टाइप पढ़े हैं, पर ये रेत है, पर ये जो रेत को आमतौर पर हम क्या बोलते हैं, रेत ही बोलते हैं। अब मोनाजाइट सैंड अगर इसका नाम देखें तो ये जो है वो हमें लग रहा है कि बड़ा ही कम अमाउंट में मिलते होंगे, तभी हमने इसका नाम नहीं सुना होगा कभी, कि मोनाजाइट
कुछ ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि मोनाजाइट या मिनीजाइट से भी मिनी मतलब कि थोड़ी, थोड़े मतलब कि थोरियम, जो थोरियम मिनरल है जो उसमें जो है मोनाजाइट रिलेट में थोड़ा सा मिनरल ही मिलेगा। अगर मोनाजाइट जो है मिनी है, थोड़ी है, सॉइल है, तो उसमें मिनरल भी जो है वो थोड़े ही मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज द ओल्डेस्ट वेदा आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो ये है हमारे पास ऋग्वेदा। ठीक है, ऋग्वेदा जो है वो ओल्डेस्ट वेदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन विच डेट इज द नाइट इज लॉन्गेस्ट इन इंडिया। अब भारत में जो है वो रात जो है सबसे लंबी कब होती है। तो इसका राइट आंसर है 22 दिसंबर को सबसे लंबी रात होती है। अब आप मेरे को ये बताओगे कि भारत में जो दिन सबसे लंबा कब होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बिटवीन लॉन्गिट्यूड्स मैक्सिमम डिस्टेंसेस। अब लॉन्गिट्यूड हमारे पास क्या होते हैं, ये जो ये यहाँ से हमारे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को याद रखने के लिए जो ट्रिक है उसको लैटिट्यूड मतलब कि जो लेटी हुई रेखाएं हैं, उनको लैटिट्यूड बोला जाए। अब यहाँ पर कुछ इस तरह से लेटी होगी, कुछ इस तरह से लेटी होगी, ये सभी को पता है ना। 22.5 क्या है हमारे पास, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है हमारे पास 0 डिग्री। 22.5 नॉर्थ में है हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 साउथ में है हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ऊपर जो है ये हमारे 66.5 पर है हमारी आर्कटिक सर्कल, और 66.5 पर है हमारे पास अंटार्कटिक सर्कल, और यहाँ पर एक पॉइंट ही है, और यहाँ पर भी है 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। यहाँ पर है हमारे पास नॉर्थ पोल, या और यहाँ पर है हमारे पास साउथ पोल। अगर हम इसको अर्थ को सपोज करो कि ये अर्थ है, अगर इसको देखें तो यहाँ से जब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट पर देखेंगे तो यहाँ पर सबसे ज्यादा डिस्टेंस है, और यहाँ से जैसे यहाँ पर जा रहे यहाँ पर जा रहे और एक पॉइंट पर आकर ये तो बिल्कुल जीरो होगा, मतलब कि चाहे हम सेंटर से नॉर्थ की डायरेक्शन में जाए चाहे साउथ के डायरेक्शन में जाए, जो है हमारे डिस्टेंस जो है वो इस साइड को क्या हो रहा है, कम 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 होता जा रहा है। जो मैक्सिमम डिस्टेंस आएगा तो वो हमारे ये वाली लाइन पर ही आएगा, ये जो बीच वाली लाइन। तो ये जो बीच वाली लाइन है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है इक्वेटर, मतलब भूमध्य रेखा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंट्री हैज मैक्सिमम टाइम जोन। तो अगर हम पूरे वर्ल्ड में देखें तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम जोन है वो है हमारे पास फ्रांस की, और जो उसके बाद आते हैं कंट्री वो आते हैं हमारे पास रशिया। पर ये जो ये वाला जो उन्होंने ऑप्शन दिए थे इसमें फ्रांस नहीं लिखा था इसमें, तो जो सेकंड नंबर वाला ऑप्शन है हमारे पास वो आ जाएगी रशिया। अब इंडिया में कितने टाइम जोन है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इंडिया में सिर्फ एक टाइम जोन है, वो है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फेमस डेजर्ट गोबी इज सिचुएटेड इन। अब जो गोबी मरुस्थल है ये बताना है हमें कहाँ पे सिचुएटेड है, क्या नामीबिया में है, इजिप्ट में है, मंगोलिया में है, या बोट्सवाना में है। तो हमें ये बताना है कि गोबी डेजर्ट जो है कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये है मंगोलिया में। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखना है, गोभी किसी की फेवरेट होती है किसी को नहीं लग होती है फेवरेट। जब गोभी क्या होती है आउट ऑफ सीजन हो जाती है तो वो क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है। ठीक है, गोभी मतलब महंगी से मंगोलिया। ठीक है, इस तरह से इसको रिलेट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच हैज द हाईएस्ट विंड वेलोसिटी। हरिकेन की है, टोर्नेडो की है, टाइफून की है, थंडरस्टॉर्म की है। तो ये सारे क्या है, साइक्लोन के नाम है। तो इनमें से हमें ये बताना है कि इनमें से सबसे ज्यादा विंड की जो वेलोसिटी मतलब कि हवा सबसे फास्ट जो है किसमें जो है वो रिवॉल्व करते हैं, मतलब सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो होता है अपनी सारी चीजों को उड़ा कर ले जाना, अपने घरों को, जो भी उसको गाड़ियां बस ट्रक जो भी रास्ते में मिलेगा तो उसको अपने साथ कौन अपने साथ जो है वो सबसे ज्यादा वेलोसिटी के साथ जो है वो मूव करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का सेशन, आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम, बाय बाय।